हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो अभी हम जो करेंगे वो लेक्चर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड इन लेक्चर 2 हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फेस इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं, फेस से हम क्या समझते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम कंपोनेंट से क्या समझते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट से हम ये समझते हैं कि द मिनिमम, मतलब अगर मुझे कोई एक सिस्टम ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने एक बर्तन लिया, उसमें बर्फ रख दिया, बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है जो कि पानी बन रहा है, एंड धीरे धीरे उसका वेपर बन रहा है, एंड वो तीनों के तीनों एक दूसरे से क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो देख के लग रहा है कुछ चेंजेस नहीं आ रही, बट हमने ऐसा कंडीशन दे दिया है कि तीनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तो वहां पे कंपोनेंट, अगर मुझे वो पूरा एक सिस्टम हो गया, अब मुझे कंपोनेंट बताना है, तो कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मतलब क्या है, पानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीन फेज है, बट कंपोनेंट पानी है, एक ही कंपोनेंट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब वो होता है जिसको हम सिस्टम से अलग कर सकते हैं। तो वो मिनिमम, वो कौन सा मिनिमम कंस्टिट्यूएंट है जिसको हम सिस्टम से अलग कर सकते हैं। अगर तीन पानी है और आइस है, वाटर है एंड लिक्विड है, तीनों इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो, वैसे वाटर को भी अलग कर सकते हो, वैसे वेपर को भी हम अलग कर सकते हैं। तो हम तीनों फेज को क्योंकि अलग कर सकते हैं, तो हर एक क्या है, कंस्टिट्यूएंट, और वो तीनों कंस्टिट्यूएंट को मिला के क्या बना, एक कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है, वाटर। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे कंपोनेंट को कैलकुलेट करना होता है, तो कंपोनेंट को हमको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है C=n-r। n का मतलब क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है, कितने कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट मतलब जिसको हम सिस्टम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और r का मतलब ये होता है कि उनके बीच में रिलेशन किस टाइप का है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे, तो अगर मैं कैलकुलेशन फर्स्ट की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आइस, वाटर एंड वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C=n-r। तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कितने कंस्टिट्यूएंट है, वाटर अलग, वाटर तीनों कंपोनेंट एक है। ठीक है, देख के बता दोगे मैम कंपोनेंट एक है, बट हम क्योंकि फॉर्मूले के थ्रू जा रहे हैं, पानी है ना, चाहे भाप के फॉर्म में तो भी पानी, लिक्विड के फॉर्म में तो भी पानी, सॉलिड के फॉर्म में तो भी पानी है, तो पानी ही H2O ही है। बट जब मुझे कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला ये बोलता है मिनिमम कंस्टिट्यूएंट कितना है। ये कंस्टिट्यूएंट आइस है, एक वाटर है और एक वाटर वेपर है, तो कंस्टिट्यूएंट कितने हो गए, तीन। और तीनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम आइस वाटर के बीच में बैठता है, एक इक्विलिब्रियम वाटर और वाटर वेपर के बीच में बैठता है, मतलब एक रिलेशन ये बैठता है, दूसरा रिलेशन ये बैठता है। तो आर के रिलेशन कितने हो गए, दो, तो 3 - 2 = 1। जो हम देख के भी बता सकते थे कि अगर आप बात करो पानी का सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में है, तो पानी ही, मतलब कंपोनेंट अपना एक है। ठीक, अब फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने वो भी सिखा दिया। नेक्स्ट, अगर मैं सल्फर की बात करूं, तो है तो सल्फर ही, बट अलग अलग फॉर्म में है, एक में रोम्बिक, एक में मोनोक्लिनिक। और ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों क्या है बेटा, सॉलिड के फॉर्म में, ये दोनों हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, बट इनका जो शेप स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। फिर एक सल्फर लिक्विड के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। तो फिर से अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो कंपोनेंट कितने हो गए इस बार, चार कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4, 4 माइनस। अब यहाँ पे रिलेशन तीनों के बीच में कितने स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। तो इस बार भी कंपोनेंट आपका कितना हो गया, 1। और देख के भी समझ में आ रहा था कि कंपोनेंट कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि सल्फर है, फॉर्म अलग अलग है बस। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं इसका। अभी थोड़ी देर पहले हम जब फेस, मतलब लास्ट लेक्चर में जब हम फेस पढ़ रहे थे, तो फेस पे मैंने बताया था कि इसको हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड साथ में गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फेस यहाँ 3 है। कंपोनेंट की बात करेंगे, तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये अलग कंस्टिट्यूएंट है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को अलग कर सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट हमारे 3 हो गए, और रिलेशन इनके बीच में एक ही है। तो कंपोनेंट हमारे टोटल कितने हैं, 2। कंपोनेंट कितने निकल के आ जाएंगे, 2।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल हमारे सामने है अमोनियम क्लोराइड का, अमोनिया गैस और HCl गैस। अगर हम फेस की अभी लास्ट लेक्चर में जो बात किए थे तो यहाँ फेस टोटल हमारे पास 2 है। कैसे? एक ये सॉलिड फेस और ये अमोनिया और HCl आपस में घुल गया है तो फेस हो गया हमारे पास 2। बट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो C=2 क्या होता है? n मतलब 1 2 3 3 minus 1 is equals to 2, कंपोनेंट 2 हो गया। बट कभी कभी हमें, जैसे कि आप अपर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेट गेट से, नेट की या गेट की, IIT जैम स्पेशली, तो अगर आप ये सारे एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो उस वक्त ये बात ध्यान दीजिएगा कॉम्पिटिटिव में यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी में अपन को फंसाता है। कैसे फंसाता है? बोल दिया कि प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ HCl। जब ऐसा कंडीशन दे देना तब ये दोनों को आप एक ही कंपोनेंट मान के चलोगे, ठीक है? तब मतलब आपको लगेगा कि जो अमोनिया है वही HCl है तो एक ही कंपोनेंट हो गया। अगर एक ही कंस्टिट्यूएंट हो गया तो कंस्टिट्यूएंट कितना हो गया? 1 2 2 माइनस 1 रिलेशन अभी भी एक है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इस बार कंपोनेंट आएगा आपका 1। कैसे कि एक बार और बता दे रही हूँ, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया तब हम जो कंस्टिट्यूएंट इसको अलग अलग कैलकुलेट करके 3 कर रहे थे ना, तो इस बार अलग अलग ना करके सिर्फ क्या बोल देंगे, ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंस्टिट्यूएंट, ये एक ये दूसरा कंस्टिट्यूएंट, तो 2 और इक्विलिब्रियम एक है तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड का वाटर में डिसॉल्व होना। ये सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपको ऐसे लिख के दे दे NaCl सॉलिड फॉर्म में, इसके आयंस होते Na+Cl- H2, ठीक है, गैस फॉर्म में एंड लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक तो इक्विलिब्रियम हमारा इसके वजह से स्टैब्लिश्ड हो गया गैस के बीच में और लिक्विड के बीच में, और एक इक्विलिब्रियम हमारा स्टैब्लिश्ड होता है NaCl के बीच में Na+ एंड Cl- आयन। जब यहाँ पे चेक करना है तो इस टाइप के चीजों में याद रखना कि हमारा रिलेशन, एक तो इक्विलिब्रियम वाले को जैसे हम रिलेशन काउंट कर रहे थे, एक रिलेशन आयंस के केस में और याद करना पड़ता है। जब आयंस आता है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आती है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण एक रिलेशन बन जाता है 1। मतलब Na+ को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? Cl-, मतलब आयंस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ रिलेशन। ये भी एक टाइप का आपका क्या है? रिलेशन। और इस आयन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण इसको भी हम 1 करके काउंट कर रहे होते हैं। तब अगर यहाँ पे हम C की वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? N कितना आएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हुआ। और रिलेशन कितना है? 1 2 और एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की 3, तो 3 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो कितने कंपोनेंट है? 2। सिंपल सी बात है ना बेटा। अगर मुझे पानी में नमक मिला दिया तो वहां पे मैं पूछूं कि कितने कंपोनेंट, आप बोल दोगे एक नमक है और एक पानी है, ठीक है। तो उसी को हम फॉर्मूले के थ्रू निकाले, ये और ये, बस ये दोनों इनफ है अकेले एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। अगर हम नमक पानी बोलते तो 2 कंपोनेंट से मिलके बना, तो इतना इनफ है हमको क्या बताने के लिए? कंपोजिशन बताने के लिए, ठीक है। अगर इसी में मैं क्या ऐड कर दूं? KCl भी ऐड कर दूं। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या ऐड कर दिया? KCl ऐड कर दिया। तो ध्यान देना क्या होगा, KCl तो K प्लस Cl-, कितना अब आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे? 7। Cl को डबल काउंट मत करना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो Cn की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब रिलेशन कितना है? 1 2 3, 3 तो रिलेशन हो गया, और एक हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण, मतलब 4। तो 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3।
तो आपको यहाँ पे क्या क्या बात ध्यान देना है कि कंपोजिशन कई बार आप देख के ही बता सकते हैं। देख के कैसे बता सकते हैं कंपोजिशन, मतलब कैसे देख के बताओगे H2 सॉलिड लिक्विड गैस, एक ही तो कंपोजिशन है भाई H2O का। पानी नमक, एक ही तो कंपोजिशन, दो ही तो कंपोजिशन है, नमक और पानी। कंपोनेंट कितने हो चुका है, तो हम बोल देंगे नमक और पानी। कंपोजिशन जितने हैं उससे हम रिलेशन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, कंपोजिशन। सल्फर के कितने भी फॉर्म ले लो, कंपोजिशन क्या निकलेगा आपका, एक निकलेगा। वैसे ही अगर आयंस का केस है तो एक बात याद रखना, अगर आपको कोई बोले कि सॉल्व करके दिखाओ कि कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट को काउंट कर लेंगे। जैसे कंस्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 6 7, 8 इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमको क्लोरीन को डबल रिपीट नहीं करना था, तो 7 कंस्टिट्यूएंट हो गए। अब रिलेशन में ये बात याद रखना, जब भी आपको आयंस दिखे तो वहां के केस में हमको क्या करना पड़ता है, वहां के केस में एक उसकी वजह से भी रिलेशन डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कारण, तो उसको एड ऑन करना है, ये बात आप नहीं भूलेंगे। एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से हो गया, और एक जो मैंने प्रेशर वाला बताया कि अमोनिया का प्रेशर और HCl का प्रेशर अगर हम सेम कर दे तो वहां पे कंस्टिट्यूएंट हम कितना काउंट करेंगे, 1। ये दो क्वेश्चन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस लेक्चर में हमने कंस्टिट्यूएंट करना सीख गया कि कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। अब जो मैं अपकमिंग लेक्चर लाऊंगी उसमें मैं लाऊंगी कि गिब्स फ्री रूल क्या होता है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर